हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हिंदी के राजन सीरीज का लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। लघुत्तरी प्रश्न का ये पहला क्लास है। लघुत्तरी प्रश्न को हम लोग 2 क्लास में पूरा करेंगे, जिससे हमारा हिंदी का राजन सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हिंदी के लघुत्तरी प्रश्न का पहला क्लास शुरू करते हैं। इसका पहला लघुत्तरी प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, कृतवाच को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। उत्तर, कृतवाच क्रिया के उस रूपांतर को कहा जाता है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता है, अर्थात कर्ता की प्रधानता होती है। एग्जाम्पल है इसका। उत्तर उदाहरण, मोहिनी पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पढ़ती है क्रिया का कर्ता, मोहिनी वाक्य का कर्तवाच है। इसके कहने का मतलब है ये टोटल डिपेंडेंसी है मोहिनी पे। मोहिनी क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है, यानी यहाँ कर्ता की प्रधानता है, इसलिए यहाँ कर्तवाच हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा है, वाक्य कितने भेद होते हैं? मिश्रित शब्द को, यहाँ वाक्य होगा, मिश्रित वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। 2017 में पूछा हुआ है। अब वाक्य कितने भेद होते हैं ये अति लघुत्तरी प्रश्न में आ चुका है, तो फिर से एक बार और पढ़ लेते हैं। उत्तर, वाक्य प्रमुख रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? यदि किसी वाक्य में केवल एक विषय अथवा एक उद्देश्य हो तो वह वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। जैसे है, रेखा पुस्तक पढ़ती है, इसमें एक कर्ता है और एक क्रिया है, इसलिए ये मिश्रित सरल वाक्य है। दूसरा एग्जाम्पल है, मोहित घर जाता है, तो मोहित घर जाता है, एक कर्ता और एक क्रिया है, तो यहाँ पे सरल वाक्य है। मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? मिश्रित वाक्य वह वाक्य है जिससे प्रधान वाक्यांश सामान्य हो तथा एक से अधिक उपवाक्य शामिल हो, इसको मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे, तुमको जल्दी स्कूल जाना चाहिए ताकि तुम्हारा पहला घंटा छूट न जाए। इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य जो होता है इससे रिलेटेड होता है, इसी से डिपेंडेंट होता है, इसी से जुड़ा हुआ होता है, इसको मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे है यहाँ पे एग्जाम्पल है, तुमको जल्दी स्कूल जाना चाहिए ताकि तुम्हारा पहला घंटा छूट न जाए। अगर तुम जल्दी जाओगे तो पहला घंटा अटेंड कर लोगे और जो लेट जाओगे तो छूट जाएगा। इससे ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए ये मिश्रित वाक्य होगा। और तीसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वह वाक्य है जिसमें एक से अधिक उपवाक्य हों। ये उपवाक्य लेकिन, किंतु, परंतु, और, वे, यद्यपि, तथापि आदि से जुड़ा हो, तो इसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य का एक और परिभाषा है, उसके बाद हम लोग परिभाषा देख लेंगे, उसके बाद से फिर से हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ये दोनों एग्जाम्पल अभी देखते हैं। पहले एक और इसका परिभाषा क्या है? संयुक्त वाक्य 2 या अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों से मिलकर निर्मित होता है, तो आपस में किसी संयोजक से मिलते हैं। तो कहने का मतलब है, जैसे एग्जाम्पल से और स्पष्ट हो जाएगा, आंधी चल रही है और सड़कों पर धूल उड़ रही है, ये संयुक्त वाक्य है। ये आंधी चल रही है एक अलग सेंटेंस है, मतलब वाक्य है, और सड़कों पर धूल उड़ रही है ये अलग वाक्य है, और ये और से जुड़ा हुआ है, और सबसे जुड़ा हुआ है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। और ऊपर हमने पढ़ा था मिश्रित वाक्य में वो दोनों एक दूसरे से संबंधित होते थे, लेकिन संयुक्त वाक्य में ऐसा नहीं है। दोनों अलग अलग वाक्य हैं और ये और सबसे या किसी भी संयोजक सबसे जुड़े रहते हैं, ये संयुक्त वाक्य होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन सो रहा है लेकिन उसका भाई बीमार है। उसका भाई बीमार है, इतना पढ़ते हैं तो ये अपने आप में एक पूरा वाक्य है, और मोहन सो रहा है अपने आप में पूरा वाक्य है, और ये लेकिन सबसे जुड़ा है, इसलिए यहाँ पे संयुक्त वाक्य है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न वाक्यों में सरल, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य छाटिए। तो आइए देखते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है एक क्रिया और एक करता है, इसलिए ये सरल वाक्य है। दूसरा है, वर्षा हो रही है और सड़कों पर पानी भर गया। सड़कों पर पानी भर गया, ये अपने आप में एक सेंटेंस है। वर्षा हो रही है अपने आप में एक सेंटेंस है, और ये और सबसे जुड़ा हुआ है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। ये दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट, संबंधित नहीं है, तो ये संयुक्त वाक्य है।
और तीसरा है, तुम्हें मंदिर शीघ्र जाना चाहिए ताकि मंदिर का गेट बंद न हो। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, और तुम मंदिर शीघ्र नहीं जाओगे तो मंदिर का गेट बंद हो जाएगा। तो ये इसलिए यहाँ पे मिश्रित वाक्य है। तीसरा मिश्रित वाक्य है। चौथा है, रोहन को घर जल्दी जाना चाहिए ताकि वो अपनी परीक्षा के लिए पढ़ सके। ये भी एक दूसरे से संबंधित है कि जल्दी जाएगा तभी तो पढ़ेगा, तो इसलिए ये भी चौथा भी मिश्रित वाक्य है। पांचवा है, सीता चाय बना रही है। तो ये एक कर्ता और एक क्रिया है, इसलिए यहाँ पे सरल वाक्य है। चौथा है, प्रश्न के चौथा, निम्न वाक्यों में सरल मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य छाटिए। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है। पहला है, अंधेरी रात है और आधी आंधी आ रही है। तो ये भी दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, मतलब एक दूसरे से संबंधित नहीं है। आंधी आ रही है अपने आप में इतना पढ़ते हैं तो ये पूरा सेंटेंस पूरा वाक्य है। अंधेरी रात है, ये भी पढ़ने से ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अंधेरी रात है और आंधी आ रही है, अलग अलग चीजें हैं दोनों, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। दूसरा है, आकाश स्वच्छ था, आंधी का वेग घट गया और सूर्य पश्चिम में बहुत तेजी से डूबने वाला था। ये तीनों सेंटेंस अलग हैं, कोई किसी से संबंधित नहीं है। आकाश स्वच्छ था, सेंटेंस पूरा हो गया, वाक्य पूरा हो गया। आंधी का वेग घट गया, ये भी अपने आप में एक वाक्य है। सूर्य पश्चिम में बहुत तेजी से डूबने वाला था, ये अपने आप में ये भी एक वाक्य है। तो यहाँ पे ये भी संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तीसरा है, रोहित स्कूटर चला रहा है। यहाँ पे एक कर्ता और एक क्रिया है, सिंपल सा है, तो इसलिए ये सरल वाक्य हो जाएगा। चौथा है, बाबा रामदेव का व्याख्यान था, मानो बम के गोले छूट रहे थे। ये भी अपने आप में अलग अलग वाक्य हैं और एक दूसरे से संबंधित नहीं है, लेकिन दो अलग अलग उपवाक्य हैं, तो इसलिए ये भी संयुक्त वाक्य हो जाएगा। पांचवा है, मैं सोचता हूँ कि तुमने जो पत्र वहां भेजा उसे उसने फाड़ दिया। ये संबंधित है, जो पत्र भेजा गया है वही फाड़ा गया है, तो दोनों तो संबंधित है ना एक दूसरे से, तो इसलिए ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, अपठित अवतरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अपठित का अभिप्राय है न पढ़ा हुआ। अपठित अवतरण का हल कराने का उद्देश्य यह देखना होता है कि क्या छात्र दिए हुए अवतरण के भावों को बिना कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जाने भी समझ सकता है। अपठित अवतरण के अंतर्गत गद्य एवं पद्य दोनों आते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पहला है सूरदास, दूसरा तुलसीदास, कबीरदास और घ बिहारी। इन सबके बारे में संक्षिप्त परिचय देना है। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है सूरदास। सूरदास कृष्ण भक्ति हेतु अत्यधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनका जन्म संवत 1535 में हुआ था। सूरदास का जन्म आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्म से अंधे थे। सूरदास का निधन संवत 1640 ईस्वी में हो गया था। इनकी रचनाएं हैं, इन्होंने क्या क्या रचनाएं की थी? रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर पच्चीसी, सूर सरावली, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तुलसीदास है ख। गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी साहित्य में वह स्थान प्राप्त हुआ है जो स्थान संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि एवं वेद व्यास को प्राप्त हुआ था। तुलसीदास के जन्म के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। कौन सा दोहा प्रसिद्ध है? संमत 1500 विषे तरनी तनुजा तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। ये दोहा तुलसीदास के जन्म के संबंध में प्रसिद्ध है। इसके आगे देखते हैं। तुलसीदास का जन्म 1154 ईस्वी में हुआ था। रत्नावली नामक की महिला से इनका विवाह हुआ था। आप राम भक्ति के लिए सुप्रसिद्ध है, मतलब तुलसीदास का देहावसान सन 1680 ईस्वी में हुआ। देहावसान मतलब मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गया था। इनकी रचनाओं के नाम तो को देखते हैं, क्या क्या है इनकी रचनाएं। प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि। ग है कबीरदास।
हिंदी भक्ति में काव्य धारा के सुप्रसिद्ध कवि कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। कबीरदास जी का पालन पोषण जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। इस दंपति ने कबीर को लहरतारा नामक तालाब के किनारे पाया था। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ था तथा कमाल एवं कमाली के रूप में इनके पुत्र एवं पुत्री पैदा हुए। ऐसा माना जाता है कि कबीर अनपढ़ थे। इनके इस कथन से स्पष्ट होता है, मासी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो इस दोहे का मतलब है कि मैंने कागज को छुआ नहीं है और कलम मेरे हाथ में नहीं है। इसका मतलब कि ये अनपढ़ थे, खुद इन्होंने ही लिखा है। तो इनका जो भाषा है आप देखेंगे कि पंचमेल खिचड़ी दिखाया गया है। लिख आता है कि ना ये हिंदी भाषा किसी एक भाषा का यूज नहीं किए हैं, सारे भाषाओं को मिला के इन्होंने अपना रचना किया है। तो इन पंचमेल खिचड़ी इनके भाषा का नाम है। तो कोई एक भाषा नहीं है, इसलिए इससे भी ये सिद्ध होता है कि ये पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर, इसके आगे है, कबीर जी समाज सुधारक कवि थे। उनका संवत 1575 में मगहर में देहावसान हो गया। इनकी रचनाएं हैं बीजक। बीजक के 3 पार्ट हैं, साखी, शबद, रामायणी। घ है बिहारी। बिहारी के बारे में भी बताना है तो पढ़ते हैं इनके बारे में। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बिहारी जी का जन्म सन 1603 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। बिहारी ने अपनी रचना में इतिहास पुरुष महाराजा जय सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला, जिसका प्रभाव राजा जय सिंह पर बहुत ज़्यादा पड़ा और वो अपने दरबार में उनको बुलाकर सम्मानपूर्ण स्थान दिया। सन 1663 में बिहारी का देहावसान हो गया। इनकी रचनाएं हैं बिहारी सतसई। बिहारी सतसई, सतई मतलब 729 होता है। 729 एक ही इन्होंने रचना किया था, बिहारी सतसई। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। फिर से वही क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल, ख है महादेवी वर्मा। तो पहला देखते हैं रामचंद्र शुक्ल को। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। आचार्य जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में शुक्ल जी प्रसिद्ध हैं। शुक्ल जी ने मनोविज्ञान के विषयों को लेकर श्रेष्ठ निबंधों की रचना की। आपके निबंधों के विषय में विवेचन के साथ ही आपके व्यक्तित्व की छाप रहती है। तर्क वितर्क, भाव एवं विचार, मनोविज्ञान एवं साहित्य शास्त्र का संतुलन इनके निबंधों में है। हम इनकी रचनाएं देखते हैं क्या क्या है। कृतियां। कृतियां या रचनाएं, हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी ग्रंथावली, तुलसीदास, चिंतामणि, नागरी प्रचारणी पत्रिका आदि इनकी रचनाएं हैं। दूसरा है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद एवं माता का नाम हेम रानी वर्मा था। आपकी माता, आपकी जहाँ यूज होगा ना वहाँ इसका मतलब कि महादेवी वर्मा के बारे में बताया जा रहा है। आपकी माता हिंदी की विदुषी महिला थीं और सरल स्वभाव की थीं। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों में योगदान दिया था। आपने प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में इंदौर से प्राप्त कर उच्च शिक्षा इलाहाबाद में पूर्ण की थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें भारत भारती पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा आपको पद्मश्री की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। उनका देहावसान सन 1987 में प्रयाग में हो गया। अब इनकी रचनाओं को देखते हैं। रचनाएं या कृतियां, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, चांद पत्रिका, दीप शिखा, यामा, निहार, रश्मि आदि आदि इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला है प्रेमचंद, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा मैथिली शरण गुप्त, चौथा हरीशचंद्र, पांचवा
सुमित्रा नंदन पंत, छठवां रामधारी सिंह दिनकर। तो सबके बारे में एक ब्रीफ नॉलेज देना है। तो पहला है प्रेमचंद। जीवन परिचय। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही नामक ग्राम में 31 जुलाई सन 1980 में को हुआ था। इन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की तथा उर्दू का विशेष ज्ञान प्राप्त किया। वह एक स्कूल अध्यापक से सब इंस्पेक्टर के पद तक पहुंचे। उनका बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु उर्दू में वे नवाब राय के नाम से कहानी लिखा करते थे। हिंदी पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाओं को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक, अनुवादक, नाटककार, निबंध लेखक आदि के रूप में प्रेमचंद प्रतिष्ठित हुए। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इनका निधन हो गया। इनकी रचनाएं देखते हैं। रचनाएं: प्रेम पूर्णिमा, बड़े घर की बेटी, लाल फीता, सप्त सरोज, नवनिधि, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रमोद, प्रेम तीर्थ, प्रेम चतुर्थी। इनकी जितनी रचनाएं है ना, मैक्सिमम जो है वो प्रेम से स्टार्ट होता है, मतलब प्रेम शब्द से शुरू होता है। ये उनकी पहचानने का ये भी एक तरीका है। प्रेम प्रतिज्ञा, सप्तसुमन, प्रेरणा, समर यात्रा, पंच प्रसून, नवजीवन, प्रेम पंचमी आदि। इनके उपन्यास, इन्होंने क्या क्या लिखा था? उपन्यास: प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण। मंगलसूत्र जो उपन्यास था ये अपूर्ण रह गया, ये पूरा नहीं हो पाया था। नाटक क्या क्या लिखे थे? करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम आदि। भाषा शैली क्या थी इनकी? प्रेमचंद का विशाल कहानी भाषा शैली। प्रेमचंद का विशाल कहानी साहित्य मानव प्रकृति, मानव इतिहास एवं मानवीयता के हृदय स्पर्शी चित्रों से परिपूर्ण है। उनकी कहानियों में लोक जीवन के विविध पक्षों का मार्मिक चित्रण किया गया है। शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, रानी सारंदा एवं आत्माराम की इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। दूसरा है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ते हैं। जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म सुधनी नामक वैश्य परिवार में सन 1879 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था एवं साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे। वे साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे। अल्पायु में ही प्रसाद जी के माता पिता का निधन हो गया और 17 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई का देहावसान हो गया। वे महान कवि एवं प्रतिभाशाली कथाकार थे। कामायनी महाकाव्य पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। जीवन संघर्ष से जूझते हुए 48 वर्ष की कम आयु में ही 14 जनवरी 1937 ईस्वी को मृत्यु हो गई थी। इनकी रचनाएं हैं। प्रसाद जी एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार, निबंधकार तथा आलोचक थे। चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम प्रतीक, आंसू, लहर, झांसा, कामायनी इनकी महत्वपूर्ण कवि कृतियां हैं। नाटक हैं इनके: चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, विशाखा, ध्रुव स्वामिनी, जय मेजय कै नागयज्ञ, एक घूंट आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। उपन्यास हैं: कंकाल, तितली आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कहानी संग्रह क्या क्या है? आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी, छाया, सलीम, ग्राम आदि इनके द्वारा लिखित कहानियां हैं। तीसरा है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को चिरगांव जनपद झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचरण था। गुप्त जी का 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को स्वर्गवास हो गया।
कृतियाँ एवं रचनाएं, इनकी कृतियाँ और रचनाएं देखते हैं मैथिली शरण गुप्त का। यशोधरा, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, पंचवटी, साकेत, भारत भारती, झनकार, जयद्रथ वध, त्रिपथगा, कुणाल गीत, विश्ववेदना, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिडिंबा, रंग में भंग, किसान आदि, चंद्रहास, त्रिलोत्मा और अनध गीत नाट्य हैं। उनका काव्य सत्यम शिवम सुंदर का प्रतीक है, सत्यम शिवम सुंदरम का प्रतीक है। चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में 9 सितंबर 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र अच्छे कवि थे। बाल्यावस्था में ही माता पिता का देहावसान हो गया। 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी में लगभग 34 वर्ष 4 माह की अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं भक्ति सर्वज्ञ, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वर्णन, दान लीला, प्रेम सरोवर, कृष्ण चरित, प्रेम मालिका, भारत वीरत्व है शायद, वीरत्व, भारत वीरत्व, विजय वल्लरी, विजयिनी, विजय पताका, बंदर सभा, बकरी विलाप आदि। पांचवा है सुमित्रानंदन पंत। इनका जीवन परिचय है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जनपदांतर्गत, इसका मतलब हुआ जनपद के अंतर्गत, कौसानी नामक ग्राम में 20 मई सन 1900 ईस्वी को हुआ था। जन्म के कुछ घंटों के पश्चात ही उनकी मां का निधन हो गया था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को हो गई थी। इनकी द्वारा रचित रचनाएं हैं ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, काव्यवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, युगपत, पुरुषोत्तम राम, पतझड़, गीतहंस, गीत पर्व, दिगंबर, कला और बूढ़ा चाँद, कला और बूढ़ा चाँद, कला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन आदि इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं। गीत नाट्य क्या है? गीत नाट्य इन्होंने लिखा था ज्योत्सना, रजत शिखर, अतिमा। उपन्यास है हार। कहानी संग्रह है 5 कहानियां। छठवां है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जीवन परिचय है। आप ये जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय तो याद कर लेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, कहाँ हुआ था, माता पिता का नाम भी पूछ देता है। और रचनाएं तो पढ़ना ही पड़ेगा। रचनाएं तो एक दिन में तैयार नहीं, उसको बार बार देखना पड़ेगा। बार बार आप इस वीडियो को देखिएगा तो 4-5 बार देखेंगे तो लगभग तैयार हो जाएगा। जीवन परिचय है इनका। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जनपद के सिमरिया नामक ग्राम में 30 दिसंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह तथा माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। रचनाएं हैं इनके द्वारा रचित। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रेणुका, हुंकार, बारदोली, विजय, धूप छाव, बापू, प्रणभंग, इतिहास के आंसू, मिर्च का मजा, दिल्ली, रश्मि रथी, नीम के पत्ते, नील कुसुम चक्रवाल, नए सुभाषित, हिमालय, धारा के उस पार, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, सीपी और शंख, धूप और धुआं, सामधेनी, रसवंती, द्वंद्व गीत, कलिंग विजय, कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रचनाएं। प्रश्न संख्या 9 है। ये तो कवि और लेखकों कवियों के बारे में था। अब ये देखते हैं प्रश्न संख्या 9वां। ये हिंदी के प्रश्न है। वाच्य से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? स्पष्ट करें। उत्तर है वाच्य। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहा जाता है जिसमें यह जाना जाता है
कि वाक्य में कर्ता के विषय में अथवा कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में क्रिया द्वारा क्या कहा गया है। वाच्य परिवर्तन के प्रकार। वाच्य परिवर्तन 3 प्रकार का होता है। पहला कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। इसका डिफिनीशन भी सिंपल है। जहाँ कर्ता की प्रधानता हो वहाँ कृतवाच्य होता है, जहाँ कर्म की प्रधानता हो वहाँ कर्मवाच्य होता है, जहाँ भाव मतलब जिससे भाव ज़्यादा उत्पन्न होता हो, जिसे पता चलता हो, भाव की प्रधानता हो, जिस सेंटेंस को पढ़ने से पता चले, वहाँ भाववाच्य होता है। प्रश्न संख्या 10वां है, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की उपयोगिता बताइए। उत्तर, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की उपयोगिता। पहला है ताकि बच्चे शुद्ध उच्चारण करना जान सके। इसका मतलब, ये कहने का मतलब है प्रश्न का कि हम मूल्यांकन क्यों करते हैं, मतलब परीक्षा क्यों लेते हैं, टेस्ट जो असेसमेंट होता है बच्चों का, वो क्यों ज़रूरी है। तो इसका पहला है ताकि बच्चे शुद्ध उच्चारण करना जान सके। दूसरा है बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि करना। तीसरा है अभिव्यक्ति शक्ति का विकास करना। चौथा, वाचन को शुद्ध एवं प्रभावोत्पादक बनाना। पांचवा है वाचन में गति का विकास करना। छठवां है अनुलेख, सुलेख, सूत्रलेख का अभ्यास करना। सातवां है अभिव्यक्ति कौशलों को विकसित करना। सातवां है पठन कौशल में वृद्धि करना आदि। ये सारे हो जाएंगे मूल्यांकन की उपयोगिता। प्रश्न संख्या 11 है, राजभाषा किसे कहते हैं। उत्तर, राजनैतिक दृष्टि से किसी राज्य का शासन कार्य जिस भाषा से चलता है वह उस राज्य की राजभाषा कहलाती है। प्रायः मातृभाषा तथा राजभाषा में अंतर नहीं है, परंतु हमारे देश में अनेक प्रांत होने के कारण अनेक राजभाषाएं हैं और ये राजभाषाएं प्रायः उस राज्य की मातृभाषाएं ही हैं। संविधान द्वारा केंद्र की राजभाषा हिंदी है। केंद्र की राजभाषा पूछेगा तो हिंदी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, भाषा शिक्षण में सस्वर वाचन का क्या महत्व है। उत्तर, अनेक अनौपचारिक अवसरों पर व्याख्यान देते समय वाद विवाद एवं गोष्ठियों में अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने हेतु सस्वर वाचन प्रयुक्त होता है। इसके आगे है, शुद्ध प्रभावपूर्ण वाचन श्रोताओं पर विशिष्ट प्रभाव डालता है। यही नहीं, इससे वक्ता का अपना व्यक्तित्व भी निखरता है। किसी भी अवसर पर वार्ता करते समय जिसका वाचन अच्छा है वह अन्य लोगों की अपेक्षा दूसरों को शीघ्र प्रभावित कर लेता है। प्रश्न संख्या 13 है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से क्या कारण है। अशुद्धियों के क्या कारण है संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर है वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण। हिंदी भाषा में के अंतर्गत वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के विभिन्न कारण होते हैं। इन सभी अशुद्धि त्रुटियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार कर सकते हैं। पहला है, लिखते समय मनोस्थिति के सामान्य न होने से भी अशुद्धियाँ होती हैं। दूसरा, अधिक समय तक कार्य करना तथा थकावट होने से भी अशुद्धियाँ होती हैं। तीसरा, शब्दों अथवा लेखन अभ्यास के अभाव के कारण भी अशुद्धियाँ होती हैं। चौथा, पुस्तकों के मुद्रण की अशुद्धियाँ भी प्रभावित करती हैं। अध्यापक भी श्यामपट्ट पर अशुद्ध लिख देते हैं। पांचवा है, लिखने में बहुत अधिक शीघ्रता करने से भी अशुद्धियाँ होती है। मतलब हम जल्दी जल्दी लिखते हैं तब भी हमसे गलती हो जाती है। छठवां, व्याकरण के रूपों का ज्ञान न होना। और जो हमारे अशिक्षा है, मतलब कम व्याकरण के नियमों को नहीं जानते हैं तो भी हम अशुद्ध लिख देते हैं। सातवां है, कुछ हिंदी शब्दों में वर्तनीय सर्वमान्य एक रूपता का न होना। आठवां है, क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण अशुद्धियाँ होती हैं। नौवां है, अक्षरों, शब्दों, मात्राओं तथा अनुस्वार का उचित ज्ञान न होना। प्रश्न संख्या 14 है, बच्चों में कहानी लेखन के प्रति कल्पना व चिंतन का कौशल किस प्रकार विकसित किया जा सकता है। 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कहानी कहलवाने से बच्चों की झिझक दूर होती है, उनमें कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चों से कहानी 2 तरह से कहलवाई जा सकती है। पहला है, कहानी से संबंधित कुछ चित्र बच्चों के सम्मुख क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किए जाएं
और चित्रों को देखकर बच्चे कहानी पढ़ें। यानी बच्चों को चित्र दिखाया जाए और उनसे उसके बारे में पूछा जाए। दूसरा है दूसरे बच्चे कहानी को पुस्तकों को पढ़ें अथवा दूसरों से सुने, पुनः अपने शब्दों में कहानी लिखें। पहले कहानी सुना दिया जाए या किसी के द्वारा पुस्तक को पढ़वा दिया जाए, उसके बाद उनको बोला जाए कि अब आप अपने शब्दों में उस कहानी को लिखिए। ये दो तरीके हैं जिससे कहानी लेखन के प्रति कल्पना और चिंतन शैली को विकसित किया जा सकता है बच्चों में। उपयुक्त दोनों प्रकार से बच्चों में कहानी लेखन के प्रति कल्पना और चिंतन कौशल विकसित किया जा सकता है, वही चीज है। प्रश्न संख्या 15 है, भाषा किसे कहा जाता है? भाषा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? उत्तर, भाषा विचारों के अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। हम अपने भाव या विचारों को लिखकर या बोलकर व्यक्त कर सकते हैं। जब हम अपने भावों को लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित अभिव्यक्ति, और जब बोलकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। भाषा के विभिन्न स्वरूप, पहला है मातृभाषा, दूसरा है सांस्कृतिक भाषा, तीसरा है राज्य भाषा, चौथा राष्ट्रभाषा, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय भाषा, छठवां विदेशी भाषा। ये सब भाषा के स्वरूप हैं। प्रश्न 16 है, तद्भव एवं तत्सम शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 2022 में पूछा हुआ है, इतना आसान क्वेश्चन। इसका उत्तर है तद्भव तथा तत्सम में अंतर। तत्सम संस्कृत के मूल शब्द होते हैं जो हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे अग्नि, पर्यक, आम्र, जबकि तद्भव शब्द तत्सम का विकसित या परिवर्तित रूप होता है, जैसे आग, पलंग, आम आदि। इसी का है इसके आगे है प्रश्न संख्या 17, औपचारिक शिक्षा किसे कहा जाता है? उत्तर, औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो विद्यालयों को, अर्थात जिसकी एक निश्चित समय सीमा हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यालय शिक्षा ही औपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा मतलब सिस्टमेटिक शिक्षा। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, एक समय निर्धारित होता है कि क्लास 9 बजे से 3 बजे तक चलेगा, और उसमें भी जो अलग अलग जो पीरियड है वो भी निश्चित होता है कि 35 या 40 मिनट का चलेगा। इसको औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। अनौपचारिक शिक्षा उसको बोला जाता है जो घरों पे दिया जाता है। इनडायरेक्टली आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आप मैनर सीख जाते हैं, बड़ों से बात करना सीख जाते हैं, ये भी शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। तो ये अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वही है, प्रश्न संख्या 18, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? उत्तर, गैर विद्यालयी शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है, अर्थात वह शिक्षा जिसका न तो निश्चित पाठ्यक्रम हो और न निश्चित स्थान हो और न ही निश्चित समय सीमा हो, अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, औपचारिक एवं अनौपचारिक परिस्थितियों के अनुरूप भाषा प्रयोग पर अपने विचार लिखिए। ये 2022 में पूछा हुआ है। उत्तर है, औपचारिक भाषा हमेशा शिष्ट एवं विनय युक्त होती है। अनौपचारिक भाषा में असंसदीय शब्दों का प्रयोग स्वीकार्य है। दूसरा है, औपचारिक भाषा में व्याकरण के नियमों का पालन अपरिहार्य है। औपचारिक भाषा में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है, बस भाव संप्रेषण अनिवार्य है। यहाँ पे दोनों औपचारिक हो गया है। यहाँ औपचारिक के बारे में ये है और ये है अनौपचारिक। यहाँ अ छूट गया है, अ और न, ये मिसप्रिंट हो गया है या मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये अनौपचारिक है, ये औपचारिक लिख दिया है। तीसरा है, औपचारिक भाषा में जिससे संभाषण किया जा रहा है उसके प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे महोदय या सर, आप इत्यादि। अनौपचारिक भाषा में उन्हें कुछ भी कहकर संबोधित कर सकते हैं। चौथा है, औपचारिक शब्दों में आधिकारिक मान्यता प्राप्त शब्दावली का प्रयोग होता है। औपचारिक भाषा में आप देशज शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे अनौपचारिक रहेगा, यहाँ छूट गया है, यहाँ पे है अनौपचारिक भाषा में आप देशज शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ऊपर वाला सेंटेंस औपचारिक के बारे में। औपचारिक शब्दों में अधिकाधिक मान्यता प्राप्त शब्दावली का प्रयोग होता है, जबकि अनौपचारिक, यहाँ अनौपचारिक होना चाहिए, ये गलत हो गया है, गलती हो गया है।
5वां है औपचारिक पत्राचार के अंत में भौतिक का प्रयोग करना पड़ता है, जबकि अनौपचारिक भाषा में तुम्हारा री भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 20 है राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? उत्तर, जिस भाषा में किसी राष्ट्र विशेष का शासकीय कार्य चलता है वह उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा है। सैद्धांतिक रूप से खड़ी बोली हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया है, परंतु वह पूर्ण रूप से राष्ट्रभाषा के पद को प्राप्त नहीं कर पाया है। इसका कारण हमारा अंग्रेजी से मोह है। राष्ट्रभाषा, इसके कहने का मतलब कि खड़ी बोली हिंदी को तो माना जाता है, लेकिन वो स्थान नहीं मिला है। भले ही राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन मैक्सिमम काम आप जहाँ भी जाएंगे वो इंग्लिश में होता है, अंग्रेजी में होता है। तो राष्ट्रभाषा भले हिंदी में, लेकिन यूज सबसे ज़्यादा आप देखते हैं तो अंग्रेजी का होता है। प्रश्न संख्या 21 है अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? उत्तर, जिस भाषा के माध्यम से विश्व के सभी राष्ट्र विचारकों का आदान प्रदान करते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना गया है। प्रश्न संख्या 22 है मुहावरों से आप क्या समझते हैं? उत्तर, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अभ्यास करना होता है। ऐसे वाक्यांश जो समान अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है। प्रश्न संख्या 23 है मात्रा किसे कहते हैं? उत्तर, मात्रा व्यंजन के साथ स्वर को मिलाने के लिए जो चिन्ह जोड़ा जाता है वह मात्रा कहलाता है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, यह सभी व्यंजनों में जुड़ा रहता है। प्रश्न संख्या 24 हंसपद एवं समाप्ति सूचक विराम चिन्हों का संकेत बताते हुए उसका प्रयोग सुनिश्चित करें। उत्तर है हंसपद। हंसपद जो है ऐसे बनाते हैं, ऐसे। जब लिखते समय कोई शब्द अथवा पद भूल से छूट जाता है तो उसे दिखाने के लिए यह चिन्ह लगाकर पंक्ति के ऊपर लिख देते हैं, इसी को ही हंसपद कहते हैं। जैसे है मुकेश एक अच्छा लड़का है। मुकेश एक अच्छा लड़का है, इसमें आप बहुत छूट गया है कि आपको लिखना है मुकेश एक बहुत अच्छा लड़का है। तो आप नीचे देखिए लिखा हुआ है मुकेश एक हंसपद ही है और बहुत ऊपर लिख देते हैं हंस एक बहुत अच्छा लड़का है। तो हंसपद का यूज ये होता है। इस चिन्ह को त्रुटिबोधक चिन्ह भी कहा जाता है। दूसरा क्या था? समाप्ति सूचक चिन्ह, जिसको पूर्ण विराम भी बोलते हैं। ये क्या होता है? पूर्ण विराम से आशय है पूरी तरह से ठहरना या रुकना। जहां वाक्य की गति अंतिम लेकर विराम ले वहां पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे रामू खेलता है, रामू खेलता है, वाक्य पूरा हो गया तो वहां पे पूर्ण विराम लगता है। दूसरा है मोहन तथा सोहन विद्यालय गए थे, यहाँ पूर्ण विराम लगा है। तीसरा है अल्प विराम। अल्प विराम का यूज कहाँ होता है? अल्प विराम का प्रयोग पढ़ते अथवा बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए किया जाता है। जैसे है पहला है राम श्याम और मीरा अपनी कक्षा में प्रथम आए, तो यहाँ पे अल्प विराम का यूज हुआ है, यहाँ बहुत थोड़ा समय के लिए रुका गया है। दूसरा है मेरे भाई जो सरकारी अस्पताल में कार्यरत हैं उनका स्थानांतरण कानपुर हो गया है, यहाँ भी अल्प विराम है। यहाँ मिस्टेक हो गया, आप देखिए यहाँ पे अल्प विराम के बारे में पढ़े हैं लेकिन यहाँ यूज है, यहाँ पे अर्ध विराम हो गया है, यहाँ अल्प विराम रहेगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगले क्लास में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे लघुत्तरीय प्रश्न का, और अगले क्लास में हमारा लघुत्तरीय प्रश्न खत्म हो जाएगा, जिससे हमारा हिंदी का राजन सीरीज पूरा हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।